हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए लास्ट क्लास में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी जो थी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। ओके, और उसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस था ना। ठीक है, शुद्ध अवस्था में जब विलायक होता है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, मतलब अधिकतम होता है, और जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती जाती है। वाष्प दाब में जो कमी आती है उसको हमने कहा था वाष्प दाब में अवनमन। और जब ये हम शुद्ध विलायक के सापेक्ष निकालते हैं, यानी पी नोट का डिवाइड किया था हमने, तो उसको हमने कहा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जिसका मान अपने फॉर्मूले के रूप में डिराइव किया था जो एक्स बी के बराबर आया था, है ना। पी नोट माइनस पी बटा में पी नोट बराबर आया था एक्स बी। सही है। और इसी में एक केस देखा था हमने, अगर विलयन तनु हो तो एक्स बी का फॉर्मूला लिखा था एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, जिसमें हमने कह दिया था कि एन बी तो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो एन बी अपॉन एन ए फॉर्मूला निकल के आ गया था। ठीक है, जिसको आप भाई मोल का फॉर्मूला लगा करके डब्ल्यू बटा एम के फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, उसी के बाद हमने एक केस और पढ़ा था इसके अंदर, जिसमें आपको बताया था कि अगर पी नोट माइनस पी ये जो है ना वो विलयन के सापेक्ष हो, यानी बटा में पी लिखा जाए पी नोट की जगह, तब जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है बेटा, एन बी अपॉन एन ए निकल के आई थी। ये सब कुछ हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं, और सेकंड जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कौन सी थी बेटा, अरे दूसरा गुणधर्म कौन सा था, पेज पलटोगे, अभी तक याद नहीं हुए है ना, कल भी 2-3 बार बोल रहा था, कौन सा था भाई, क्वथनांक में उन्नयन होता है बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसे भी ध्यान से समझना है ना। देखो बेटा, तुम्हें पता है वही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, ये कोई आपके पास में लिक्विड है जो शुद्ध अवस्था में रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, अवाष्पशील विलेय। ठीक, अब समझना बेटा, देखो क्वथनांक की बात कर रहे हैं हम, जैसे मैंने इसमें अवाष्पशील मिलाया होगा, ये रहा अवाष्पशील, ये इसके अंदर गया। सही है, क्या करें हम, ये हमने लिया था कोई शुद्ध विलायक जिसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ठीक है, जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिलाया होगा तो मिलाने के बाद में क्या होता है, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, अलग ही बना लेते हैं। और ये अवाष्पशील विलेय मिलाया ना इसमें, विलेय। ठीक है, ये कुछ मिला दिया। ठीक, ये स्टार्टिंग में तो आपके पास में दिख रहा है आपको विलयन है, सॉरी विलायक है जो शुद्ध अवस्था में होगा। और ये जो है वो विलयन बन गया है जिसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया है। अब ऐसा कह रहे हैं, इस देखो नाम से पता चल रहा है इसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। एग्जैक्टली क्वथनांक क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर क्वथनांक में वृद्धि को समझेंगे। देखो हमने जो अभी तक पढ़ रखा है ना क्वथनांक, उसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ी है भाई, क्वथनांक के हिसाब से हमारा मतलब ये होता है कि वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, यही पढ़ा है ना, द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को हम क्या कह देते हैं, उसको क्वथनांक बिंदु कह देते हैं, क्वथनांक कह देते हैं। क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें कोई भी पदार्थ उसकी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये परिभाषा आप सभी जानते होंगे, इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं अलग से। क्लियर है क्या?
है ना। लेकिन इसी में बेटा एक चीज और इंक्लूड करते हैं जो नई चीज आपको समझनी है कि इसी परिभाषा को हम वाष्प दाब के रूप में भी बता सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है ना, कोई भी लिक्विड है ये, इस लिक्विड का अपना खुद का वाष्प दाब होता है, इस द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, खुद इस द्रव का वाष्प दाब होगा, ऊपर से वायुमंडल का वाष्प दाब लग रहा है, ये वायुमंडल इसके ऊपर दाब लगा रहा है, सही है। हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे इसको गर्म किया होगा तो इसके अणुओं के बीच में क्या होगा भाई, ऊर्जा मिलेगी उन्हें, तो उनका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। हमने ताप और बढ़ाया, वाष्प दाब और बढ़ेगा, ताप बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ाते गए। ऊपर से वायुमंडल का प्रेशर लग रहा है, नीचे से ये जो द्रव के पार्टिकल है ये अपना प्रेशर लगाएंगे ताप मिलने पर, दोनों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। अभी तक क्या है बेटा केस कि ऊपर का जो वायुमंडल का जो प्रेशर लग रहा है ना वो ज़्यादा है, तभी तो पार्टिकल चुपचाप पड़े हुए हैं। भाई ये किसी चीज़ पर ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगेगा तभी तो नीचे रुक पाएगा, ऊपर से अगर फोर्स ज़्यादा लगने लग जाए तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यही है ना। तो सेम केस यहाँ हो रहा है कि ऊपर का वाष्प दाब लग रहा है वायुमंडल का, वायुमंडलीय वाष्प दाब, और नीचे से क्या लग रहा है, द्रव का वाष्प दाब है जो ताप बढ़ाने पर बढ़ता जा रहा है। अब एक कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पर इस द्रव का वाष्प दाब ऊपर जो वायुमंडलीय दाब है ना उसके वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्वथनांक बिंदु उसी ताप को कहेंगे जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो ये छोड़ के निकल जाएगा ऊपर। भाई अभी तो बिल्कुल बराबर हो गया, मतलब पार्टिकल बिल्कुल बीचों बीच में, इसके बाद में अगर पॉइंट में जरा सा भी वेरिएशन आया तो वो निकल के ऊपर निकल जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वह बिंदु जिस पर वो बदलने की कंडीशन में आ गया, या फिर ऐसा भी कह सकते हो इनका दोनों का साम्य अवस्था आ गई, मतलब वाष्प दाब दोनों के समान हो गए, वो कंडीशन ही क्या कहलाती है बेटा, क्वथनांक कहलाता है। दोनों कंडीशन में हम बात तो ताप की कर रहे हैं, पर ये तो डायरेक्ट कह दिया द्रव अवस्था गैस में बदल जाए, वो पुरानी परिभाषा हो गई। अब हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो वाष्प दाब के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि पूरा लॉजिक उसी के हिसाब से समझ में आएगा। वाष्प दाब में हमने ये समझा इस द्रव का अपना खुद का वाष्प दाब होगा, ऊपर से वायुमंडलीय वाष्प दाब लग रहा है, ठीक है। हमने ताप बढ़ाया, द्रव का वाष्प दाब बढ़ा, बढ़ाते गए बढ़ता गया, बढ़ाते गए बढ़ता गया। एक स्थिति आई जब द्रव का वाष्प दाब ऊपर से वायुमंडलीय दाब दोनों के दोनों बराबर हो गए। जब वायुमंडल का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब समान हो जाता है तो वही ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, समझ गए। इसके बाद और ताप बढ़ा दिया तो द्रव का वाष्प दाब और बढ़ जाएगा और वो छोड़ करके गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही परिभाषा हम यहाँ देखेंगे। अब सुनो बेटा, ऊपर का वायुमंडलीय दाब जो भी लग रहा होगा यहाँ, ये तो जितना इस पर लगेगा ना शुद्ध विलायक पर, उतना ही किस पे लगेगा, विलयन पे लगेगा, उसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। अरे यहाँ भी कितना लगेगा, उतना ही लगेगा। अरे वायुमंडल तो वही है ना, उसको चेंज थोड़ी किया हमने, है ना। तो ये वायुमंडलीय वाष्प दाब तो क्या रहेगा, वायुमंडलीय वाष्प दाब तो दोनों ही केसों में, जब शुद्ध विलायक है तब भी और जब विलयन है तब भी, दोनों केसों में समान होगा। ये दोनों भाई बराबर ही होते हैं, ये दोनों तो क्या रहेंगे, बराबर, मतलब एक ही तो रहेगा, ऊपर वायुमंडल अलग अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब परिवर्तन किस में आया, यहाँ शुद्ध विलायक था, ये विलयन था जिसमें विलय प्लस विलायक दोनों है, ठीक है। ये विलय जो विलय मिला रहे हैं वो अवाष्पशील है। अब ये बात आप जानते हो बेटा कि ये जो भी विलायक है इसका वाष्प दाब अभी सर्वाधिक है, ठीक है। इसका वाष्प दाब कैसा रहेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अब शुद्ध विलायक का। इसका जो वाष्प दाब है आपको पता है ना कि जब शुद्ध अवस्था में होता है तो वाष्प दाब कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है, कल ही पढ़ा था हमने। शुद्ध अवस्था में किसी भी द्रव का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होता है। अब उसमें कुछ भी मिलाओगे तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी। तो इसमें वाष्प दाब में फिर आगे जाने पर क्या हो जाएगी, इस विलयन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। इसका मैक्सिमम था, जब मैंने अवाष्पशील विलय मिलाया होगा तो वाष्प दाब इसमें जाके क्या, विलयन का क्या हो जाएगा, कम, समझ गए। अब ये बताओ मेरे को, ये पहले मान लो जिस ताप पर इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब बराबर हो रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इनके दोनों के वाष्प दाब थे वो दोनों समान हो रहे थे। क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब पहले से ज़्यादा था, इसका वाष्प दाब ज़्यादा था, ऊपर से वायुमंडलीय दाब तो वो फिक्स है।
उसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है अपन को, है ना, वो तो फिक्स है दोनों जगह, उसको तो मानो या ना मानो। लेकिन इस द्रव का वाष्प दाब पहले ज़्यादा था, ये हमको पता है, सर्वाधिक होता है शुद्ध अवस्था में, तो हमको कम ताप ही देना पड़ा उसको थोड़ा सा इस तक पहुँचाने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल मान लेता हूँ, जैसे मान लो बेटा इसका तो 1 ATM है वायुमंडलीय दाब, सही है, और इसको मैं मान लेता हूँ जैसे 0.5 ATM है, ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी क्या है, इसको 0.5 से 1 पे लेके जाना है, हमने यही कहा ना, दोनों बराबर हो जाए वही क्या है, क्वथनांक है। तो इसका क्वथनांक क्या होगा, जो इसके वाष्प दाब को 0.5 से 1 पर पहुंचा दे, उस ताप को हम क्या कह देंगे, क्वथनांक, है ना। तो इसका डिफरेंस है वो 0.5 का है अब तक। इस केस में क्या होगा, ये तो अभी भी कितना रहेगा, 1 ATM ही रहेगा, लेकिन हम जानते हैं बेटा अब इसका वाष्प दाब है ना, पहले 0.5 था लेकिन अब 0.5 नहीं रहेगा, इससे कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा, कुछ भी हो चाहे कम होगा, लेकिन अब मान लेता हूँ मैं तो 0.4 ही, कितना ही कम मान लो उससे। तो ये बताओ इसमें गैप कितने का आया, 0.6 का, इसमें गैप कितने का आया, 0.5 का। दोनों में से ज़्यादा ताप किस में देना पड़ेगा, विलयन में ही देना पड़ेगा भाई। यहाँ तो कम ताप पर ही 0.5 से 1 पे चला जाएगा, क्योंकि गैप ही कितने का, 0.5 का, सही है। लेकिन यहाँ 0.4 से 1 पर जाना है तो 0.6 का गैप आ गया। जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ताप देना पड़ेगा उसको बराबर करने के लिए, समझ गए। तो मुझे क्या समझ में आया अभी तक कि अगर मेरे पास में शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब सर्वाधिक होता है, इसलिए ये कम ताप पर ही क्या होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा ना द्रव का, वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट केस, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, इसलिए अब इसका वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और जो वो ताप था उस ताप को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक, उसी को कहते हैं ना, सही है कि नहीं है ना। इसी को क्या नाम दिया था हमने, क्वथनांक। मतलब क्वथनांक यही तो है जो ताप दिया जा रहा है। तो इन दोनों में से ताप ज्यादा किस में लगेगा, विलयन में लगेगा। तो क्वथनांक बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। जब वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। जब वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ये रिलेशन समझ में आया हमको। क्यों, वाष्प दाब कम हो गया, इसका मतलब क्या है, अब इसमें और ज्यादा ताप की आवश्यकता होगी ताकि इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर किया जा सके। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है बेटा, वाष्प दाब जब कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। और सारी चीजें यहाँ से क्लियर हुई होगी, उम्मीद है ना। ठीक है, फाइनली हमको तो इतना सा समझना था, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक कैसे बढ़ता है, हम इसको सारा यही बताएंगे। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में कमी होने पर उस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई। इसी को क्या कहते हैं, हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बाकी अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है क्या यहाँ तक की बात है ना। अच्छा, इसके में एक छोटी सी चीज़ और देख लो बेटा, एक रिलेशन और निकल के आता है यहाँ से ना। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ना बेटा, देखो टेम्परेचर है तो इसलिए मैं T से ही लिखूंगा। उन्नयन यानी जो बड़ा है, देखो स्टार्टिंग में कुछ रहेगा, जैसे ये शुद्ध अवस्था में इसका क्वथनांक मान लेता हूं। इसका क्वथनांक मान लो कितना माने, TB0। B का मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ये B लिखा है ना स्मॉल, T को मतलब टेम्परेचर के लिए ले लिया, इस B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट से ले लिया ना। और नोट क्यों, शुद्ध अवस्था में। TB0 से इसका क्वथनांक कितना बन गया होगा, TB। नोट हटा दिया मतलब शुद्ध अवस्था हट गई। ज्यादा बड़ा मान किसका होगा, विलयन का ही ज्यादा होगा, है ना। तो इसका जो डिफरेंस होता है ना बेटा, उसको हम लिखते हैं डेल्टा TB से, दोनों के अंतर से। तो फाइनली ये बात करना चाहेंगे भाई, क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, क्वथनांक में उन्नयन, इसको लिखेंगे डेल्टा TB के साथ, है ना। और ये किसके बराबर होगा, विलयन के में से विलायक का घटाएंगे, क्योंकि ज्यादा कौन सा है, विलयन का। ज्यादा में से कम घटाना होता है ना, तो विलयन में से जो होगा उसको विलायक को माइनस कर देंगे, है ना। ये जो निकल के आएगा रिलेशन, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली यानी प्रायोगिक रूप से ये भी बात पता चलती है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना,
ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके? मोललता के, है ना। और यहाँ से क्वथना, जब इस समानुपाती को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं Kb। बी इसलिए क्योंकि सब में क्वथनांक चल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, N/M, Kb × M। Kb जो उन्नयन स्थिरांक होता है इसको बोलते हैं उन्नयन मोलल स्थिरांक, है ना भाई। मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल देते हैं। ये मोलल क्यों? मोललता है ना, ये इसके साथ में है इसलिए मोलल वर्ड यहाँ से लिख देते हैं, मोलल। दूसरा बढ़ाने का काम करता है कि घटाने का करता है? बढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए उन्नयन, और स्थिरांक के साथ में जोड़ देते हैं। क्या नाम हो जाता है इसका? मोलल उन्नयन स्थिरांक। समझ गए ना? जहाँ के भी क्या है बेटा? मोलल उन्नयन स्थिरांक। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। स्मॉल m का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, आप जानते होंगे, वो वहाँ अप्लाई करके लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला निकाल। इसको लिखवा देते हैं अब, है ना, ठीक है। हेडिंग तो डाल ही ली होगी आपने, क्वथनांक में उन्नयन, ब्रैकेट में लिख देना डेल्टा टीवी, और लिखे इसमें एक द्रव का क्वथनांक एक द्रव का क्वथनांक वह ताप है जहां द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। समझ गए ना भाई? द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा बेटा? क्वथनांक कहलाएगा। तो अभी तो केवल मैंने आपको क्वथनांक की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब लाइन चेंज करके लिखना, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के समान करने के लिए विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के समान करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। लाइन चेंज करके लिखना, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं।
क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझ में आ गई होगी ना बात, सारी वही लिखवाई है कि ये बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, तो इसका जो अंतर होगा वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना माना था शुद्ध विलायक के लिए? टीबी नोट। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नोट है, टीबी नोट, तथा विलयन का क्वथनांक, तथा विलयन का क्वथनांक टीबी है। हाँ, इसमें टीबी नोट था विलायक का, और विलयन का क्या है? टीबी नोट, टीबी है ना, विलयन का क्वथनांक टीबी है। तो क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन, ये लिख दीजिए बेटा ना, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। लिख दिए। नेक्स्ट लाइन से लिखो, प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध होता है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। अतः ये लिख देना बेटा, डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम, और उसका लिख देना डेल्टा टीबी बराबर के बी एम। लिख दिया क्या? स्मॉल एम का फॉर्मूला भी लिख ही लेते बेटा, है ना, क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर के बी तो आएगा ही आएगा, स्मॉल एम मोललता क्या होती थी? विलेय के, भाई एन बटा डब्ल्यू होता था ना, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और इनको 1000 से गुणा कर देते। मोल कैसे निकालते थे? दिया गया भार यानी डब्ल्यू बी बटे मोलर भार यानी एम बी, ये मोल निकल गया, डब्ल्यू ए ऐसे के ऐसे गुणा में 1000। ठीक है, यही तो होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मान यहाँ लिख देते हैं, अगर पूरा फॉर्मूला कभी जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एम बी इंटू डब्ल्यू ए गुणा में 1000, है कि नहीं? बस अब वही बात है बेटा, स्मॉल एम का पहले पढ़ रखा है हमने, तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद रख लो ना, लिख लो इसको भी। इसको तो रहने देना, वो तो पता ही है तुम्हें ना, लिख दिया हूँ। हो गया? इसमें लिखो जहां के बी, जहां के बी, एक तो ये लिख लो, ये नाम लिखवा दो, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसी को एक नाम और बोलते हैं बेटा, इबुलियोस्कोपिक।
इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक, इसी को ही बोलते हैं ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसी को क्या नाम देते हैं, इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। केबी क्या है भाई, मोलल उन्नयन स्थिरांक या इबुलियोस्कोपिक स्थिरांक है, जिसका मान केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसका मान केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तथा इसे निम्न सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, तथा इसे निम्न सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो भाई, कौन सा सूत्र, के बी बराबर आर टी बी नॉट का स्क्वायर बटे 1000 इंटू एल बी। एल बी क्या होता है, लेटेंट हीट बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा होती है ना। तो एल बी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसका मान क्या होता है, डेल्टा एच बटा एम, डेल्टा एच बटा एम। अब क्या होता है, इसमें हम बार बार क्या वेपर बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, इसलिए मैंने वेपराइजेशन लिख दिया है ना। वेपर मतलब गैस बनाने का काम करेंगे ना, इसलिए वेपर लिख दिया ना। वो डेल्टा एच जो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी वो हीट है ये, ठीक। तो इस एल बी का मान भी यहाँ रख सकते हो, तो डेल्टा एच यहाँ जाएगा और एम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला भी बन सकता है, एम ऊपर गया तो एम इंटू आर इंटू टी बी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये के बी के फॉर्मूले निकल के आते हैं बेटा दोनों, ठीक है। वो तो है ही, और ये भी उसी का एक फॉर्मूला है, ठीक है। एल बी का मान ये रख सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो ये साइड में लिख लेना आप, और इन दोनों को लिख दो। एल बी क्या है, गुप्त ऊष्मा। लिख दिया, थैंक यू। हाँ भाई, लिख लिया हो तो इसमें लिखो। देखो ये सारी बात, अच्छा ये पूरा के बी का मान अभी मैंने ऊपर लिखवा दिया, किस पर निर्भर करता है, विलायक पर। लिख रखा है आपने लाइन, के बी का मान किस पे निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर। मतलब ये एम है ना, मोलर भार है, ये भी किसका है, विलायक का है। टी बी नोट है, ये भी विलायक का है। डेल्टा एच है, वेपराइजेशन एंथैल्पी है ना, वाष्पीकरण ऊष्मा बोलते हैं इसको, है ना, ये भी किसकी, विलायक में भी, विलायक को जो कन्वर्ट करने के लिए लगती है। आर तो गैस स्थिरांक जानते ही हो आप, और 1000 तो 1000 ही होता है, उसमें तो क्या ही बताना है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखवाऊँ कि मान ये एम क्या है, आर क्या है, टी बी नोट क्या है, लिखवाने के मान क्या क्या है, समझ गए क्या। सब किसके होंगे, विलायक के होंगे, ये सारे मान किसके होंगे, विलायक के होंगे, ठीक है। ओके बेटा, ये चीज़ें क्लियर हुई। इसमें अब एक ग्राफ और बनता है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, है ना, एक ग्राफ बनता है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, है ना, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाना है हमको। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, देखो ध्यान से। प्रेशर मतलब वही है वाष्प दाब, और टेम्परेचर मतलब ताप, है ना।
ठीक है, देखिए बन जाए तो बना लेते भाई, यहाँ से नहीं बनेगा अपन से ना, बाद में कर लेंगे इसको, अभी तो पेन से ही बना लेंगे। हाँ बेटा देखो इसका जो ग्राफ आता है ना, स्टार्टिंग में क्या है, ताप कम है तो उसका वाष्पदाब भी कम ही होता है, धीरे धीरे ताप बढ़ाते हैं वाष्पदाब बढ़ता जाता है, वाष्पदाब बढ़ता जाता है ना, ठीक है। तो ये ग्राफ है ना एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं आता कि एकदम समानुपाती होता है, नहीं, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक स्थिति में बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक। तो ये पहले तो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एकदम अचानक जाके तेजी से फिर बढ़ जाता है, ठीक। तो ये लाइन जो होती है ना वो कुछ इस टाइप से बनती है, मतलब इस तरीके कर्व रूप में बना लेना आप इसको। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं हम, देखो ये बना दिया आपने, ये तो किसके लिए, अभी मैं बना रहा हूँ जो विलायक के लिए, ये लाइन किसके लिए बनाई है, विलायक के लिए। अब अच्छा इसका ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये इसका वाष्पदाब है विलायक का, शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब होता है उसको पी नोट लिख देते हैं, भाई विलायक है ना भाई शुद्ध अवस्था में, इसका वाष्पदाब है ये, ठीक। अब हम क्या जानते हैं बेटा कि जब मैं विलयन की बात करूंगा, विलयन के केस में क्या होगा, जब मैं विलयन की बात करूंगा तो विलयन के केस में ये वाष्पदाब कम होगा, है ना। तो इसके नीचे से ग्राफ बनेगा, कहीं से भी बना लो, जो ये लाइन बनेगी वो इसी के नीचे से बनेगी। अब मान लेता हूं मैं वो ये पॉइंट रहा होगा, ठीक है, क्यों, इसके बाद में घट के कितना हो गया, P मान लेता हूं, उसको P नोट माना, इसको P लिख दिया। ये बात समझ में आ गई, ये किसके लिए आ रहा है बेटा, विलयन के लिए। अब ये चीज देखो आप खुद समझना कि विलयन का वाष्पदाब है ना विलायक से कम हो जाता है, इसलिए इसके नीचे से बनाया मैंने, बढ़ता तो ऊपर से बना देता, ठीक। अब इधर देखो एक कोई पॉइंट ले रहा बेटा, है ना, जिसमें हम ऐसा मान लेते हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं जिसपे इसका कोई वाष्पदाब चेक करते हैं, देखो ठीक है, इस पॉइंट पर इसका वाष्पदाब इतना है, नेक्स्ट पॉइंट पे इसका वाष्पदाब बढ़ा होगा, सुनिएगा ध्यान से, क्या करें बेटा, इस पॉइंट के बाद में ये बन गया गैस, और इस पॉइंट से पहले कौन सी अवस्था थी इसकी, द्रव। भाई जिस पॉइंट पर वो द्रव से गैस में बदलता है वही तो इसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो वो ताप जिस पर द्रव से गैस बना, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, क्वथनांक कह रहे हैं। विलायक का है तो विलायक के लिए क्वथनांक जो लिखा था हमने शुद्ध अवस्था में टीवी नोट लिखा था, सही है। और ये विलयन का है, दाब तो उतना ही रहेगा पूरा, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब तो उतना ही रहेगा ना, ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब रहा होगा, वायुमंडलीय दाब ये तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा तब ये विलायक के लिए बना, उसी पर विलयन का बनेगा, तो देखो ताप बढ़ के आएगा अपने आप ही, है ना। ये विलयन के लिए तो इसको टी भी लिखेंगे, और ये बात आप जानते हो बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी, जो किस में से किसको घटाएंगे, टी बी माइनस टी बी नोट, ये टी बी है भाई दोनों ना, टी बी माइनस टी बी नोट। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ गई होगी, बस ठीक है, बन गया ग्राफ, यही है ना। तो लिख दो ताप तथा वाष्पदाब के मध्य आरेख, फटाफट आरेख बना दो ना।
वायुमंडलीय दाब पता है बेटा कितना होता है? 1 ATM होता है ना, सही है। और 1 ATM लगभग 1 बार के आसपास होता है, तो हम कई बार 1 बार भी बोल देते हैं, लेकिन अगर उसके फॉर्म में आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे ना, बार थोड़ा सा बड़ा होता है, वो आता है 1.013 अगर एग्जैक्ट देखो तो। बाकी अप्रोक्स एक ही है वो, तो एक ही बोल देते हैं उसको ना, वायुमंडलीय दाब। लिख लिया? ठीक, ये तो हो गया क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, हिमांक में अवनमन। ये बनेगा 3rd नंबर की हेडिंग डालो बेटा, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। हो गया क्या? देखो बेटा, हो ना, जो कुछ आपने क्वथनांक में पढ़ा, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है हम द्रव को लेके चल रहे हैं, द्रव से लिंक करना बेटा आप, है ना। जब क्वथनांक की पढ़ रहे थे तो द्रव को किस में कन्वर्ट कर रहे थे हम? गैस में। और जब मैं हिमांक की बात करूंगा तो जमाने की बात कर रहा हूँ, तो द्रव को किस में कन्वर्ट करूंगा? ठोस में। समझ रहे हो ना इस चीज को? क्या कह रहा हूँ वापस सुनना बेटा, कि जब द्रव तो रख रहे हैं हम, द्रव से स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब क्वथनांक की बात की तो द्रव को गर्म किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, द्रव को क्या करना पड़ेगा? ठंडा। जब तो हिमांक की बात आएगी, द्रव तो अपन ने लिया ही है फिक्स है। क्वथनांक की बात करता हूँ तो ताप बढ़ाना पड़ता है, हिमांक की बात करूंगा तो ताप को कम करना पड़ेगा। ठंडा करने का मतलब कम ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, एक में टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, जब इसकी बात कर रहा था, इसमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ेगा। मतलब जो रिलेशन है ना, वो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों? अरे ताप इधर आगे जाने पे बढ़ रहा था, तो इधर क्या होगा? घट जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना? ठीक है। क्या कह रहा हूँ बेटा, वापस सुनना, कि द्रव था, द्रव से ताप इधर जाने पे बढ़ रहा था, क्योंकि गैस में कन्वर्ट कर रहे तो ताप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ठोस की बात करूंगा तो इस ताप में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो उधर जो वृद्धि हो रही थी, इधर वो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई उसी का अपोजिट करते हुए चलना है, हमको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना है, उधर बढ़ रहा था तो इधर क्या हो जाएगा? कमी। इसलिए क्वथनांक में तो उन्नयन कहते हैं, और हिमांक में क्या कहते हैं हम? अवनमन। क्वथनांक में तो उन्नयन कहते हैं, और हिमांक में क्या कहते हैं भाई? अवनमन कहते हैं। क्लियर हुई क्या बात? उसमें क्या कहा था हमने? ठोस अवस्था, जो द्रव अवस्था है और वायुमंडलीय दाब है, वो बराबर हो जाए। यहाँ कौन कौन सी अवस्था है? एक द्रव है और एक ठोस है, इनके वाष्प दाब बराबर हो जाए। हिमांक किसे कहेंगे? जिसमें द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब क्या हो जाए? समान हो जाए। बाकी परिभाषा वैसे ही लिखेंगे, है ना? ठीक है। तो हेडिंग डाल चुके हैं आप, उसमें हिमांक की परिभाषा लिखो। हाँ देखो, पहले तो हम लिख देते इसकी डेफिनेशन, जिसमें क्या बताएंगे? द्रव और ठोस दोनों का वाष्प दाब क्या हो जाए? दोनों का वाष्प दाब समान हो जाए। भाई उसमें क्या कर रहे थे? द्रव का वाष्प दाब, गैस का मतलब वायुमंडलीय दाब आ गया, तो उन दोनों को समान कर रहे थे। यहाँ द्रव का और ठोस का वाष्प दाब समान होगा ना,
तो लिखिए बेटा डेफिनेशन इसकी, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब तथा ठोस का वाष्प दाब समान हो जाए। द्रव का वाष्प दाब तथा ठोस का वाष्प दाब समान हो जाए, उसे हिमांक या फिर बेटा देखो इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर रहे तो हिमांक और ठोस को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं तो गलनांक, वो पॉइंट एक ही है भाई। उस पॉइंट पे वो दोनों फिक्स आ गए। अब थोड़ा सा ताप बढ़ा दिया तो द्रव, थोड़ा कम कर दिया तो ठोस, है ना। तो उस ताप को हिमांक या गलनांक कहते हैं, दोनों एक साथ ही लिख देते हैं ना भाई, कभी जरूरत पड़ जाए तो वो भी ध्यान रखना, हिमांक या गलनांक कहते हैं। बाकी हिमांक का मतलब एग्जैक्टली क्या है बेटा, किसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, लिक्विड को सॉलिड में, द्रव को जमा के ठोस कर दो ना। और गलनांक का मतलब क्या है, गलाओगे तो किसको गलाओगे, ठोस को पिघलाओगे एक तरीके से गलाना, तो द्रव में करोगे ना। ये समझ गए ना, दोनों का मतलब है, मतलब अलग अलग पर पॉइंट तो वही आ रहा है ना बीच का भाई। उस पॉइंट से क्या होगा, इनमें अवस्था परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये पता होगा वैसे तो, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा। देखो सारी चीजें वही है, वहां क्वथनांक बढ़ रहा था तो यहाँ हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सब कुछ रामायण वही लिखनी है अपने को ना। लिखो, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है, वाष्प दाब में कमी होती है। जिससे द्रव कम ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अर्थात विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से, बता भाई विलायक का ज्यादा होगा कि विलयन का ज्यादा होगा, हिमांक में उल्टा होगा सब कुछ, है ना। जो क्वथनांक में बढ़ा सब उसका उल्टा, यहाँ क्वथनांक बढ़ रहा था तो हिमांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपन जो लाइन लिख रहे हैं उस लाइन को पढ़ो, विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से क्या होगा, लाइन के लिए लिखिए उसको पढ़ो एक बार। विलायक का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से क्या होता है, अरे विलायक का तो ज्यादा ही होगा, ना, विलयन का कम हो जाता है। वो लाइन लिख रहे हैं ना, उस हिसाब से बोलो, तुम ऐसे रट्टा थोड़ी मार रखे, है ना। विलायक का क्वथनांक नहीं, हिमांक, विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है। लाइन पूरी कर लो, विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है। लाइन चेंज करके लिखना, विलयन के हिमांक में हुई, विलयन के हिमांक में हुई इस कमी को ही विलयन के हिमांक में हुई
इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब सुनो भाई, देखो वहां हमने क्या लिखा था और यहाँ क्या चेंज करना है ना। उस टाइम पर बताया था विलायक का क्वथनांक हमने टीबी नोट माना था, जिससे टीबी बना। अब हिमांक में आ गए तो हिमांक का क्या लिखेंगे बेटा, टीएफ नोट, जिससे क्या बना, फ्रीजिंग, है ना, टीएफ, यही है ना। लेकिन ज़्यादा ये होगा तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे डेल्टा टीएफ, वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से कम। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो इसको लिख देते हैं, लाइन चेंज लेना। माना शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक टीएफ नोट, विलायक का तो यही होगा भाई, टीएफ नोट, तथा विलयन का हिमांक टीएफ है, टीएफ है। तो हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ। लिख दो इसमें ना, टीएफ नोट माइनस टीएफ। ठीक है बेटा, जैसे ताप के साथ, क्वथनांक के साथ जो रिलेशन था, सेम रिलेशन यहाँ भी होता है। मतलब ये भी तो ताप ही है, तो वही मोललता के समानुपाती होता है, सब कुछ वही मान है। बस बी की जगह क्या कर देंगे, केएफ, बी की जगह क्या कर देंगे, केएफ। तो वैसे वैसे लिखो, प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है कि, प्रायोगिक रूप से सिद्ध होता है कि हिमांक में अवनमन का मान हिमांक में अवनमन का मान मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। मोललता वही है ना, मोलल, मोललता के समानुपाती होता है। लिखो भाई इसको, डेल्टा टी, बी की जगह एफ कर लेना, बी की जगह क्या कर लोगे, एफ, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम। तो लिख देना डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, बस बी की जगह एम कर देना ना, वही सेम सब कुछ रहेगा। सही है ना। ये जो स्मॉल बी लिखा है इसकी जगह स्मॉल एफ चलेगा बस फ्रीजिंग में, हिमांक में। बाकी रिलेशन तो सब कुछ यही रहना है। लिख दिया क्या बेटा, के एफ, के एफ कर लेना इसको, है ना, हो गया क्या, ठीक है। इसके बाद में ये भी फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ बी की जगह दोनों जगह क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। लिख दो फटाफट यहाँ तक। मतलब एक पढ़ लिया तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा, हिमांक वाला। हो गया। अच्छा, एफ कर दिया ना दोनों जगह, बाकी ए और बी तो ऐसे कैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, के एफ को क्या बोलते हैं बेटा, अब उसकी बात करते हैं ना। अब देखो बेटाओ, के एफ है ये, मोलल तो आएगा ही क्योंकि एम तो आ ही रहा है अभी भी। उन्नयन की जगह इस बार क्या हो गया, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो लिख दो, जहां के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसी को एक नाम हो रहा था क्रायोस्कोपिक। केएफ को क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक या
क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, वहां भी विलायक पर निर्भर कर रहा, तो यहां भी किस पे निर्भर करेगा? विलायक पर, जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिसका मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया? फॉर्मूला देखो, अब इधर सुनो भाई, इसमें क्या है बेटा, बी की जगह क्या हो जाएगा? एफ, ये बी की जगह क्या हो जाएगा? एफ, है ना, और ये वेपराइजेशन की जगह हो जाएगा फ्रीजिंग, FREEZ कर देना उसको ना। वो वेपर बना रहे थे, फ्रीज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं ना, बाकी फॉर्मूला वही है। KF बराबर MRTF नोट का स्क्वायर 1000 गुणा डेल्टा H। हो गया? ठीक है। अब देखो बेटा, इसके ग्राफ में थोड़ा सा अब चेंज करते हैं अपन, है ना, वो ग्राफ बनाते हैं। ये सब कुछ तो वैसे के वैसे रहेगा, इसमें तो हम वैसे भी कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वथनांक से तो हमारे लेना देना नहीं है ना, लेकिन हमारा हिमांक से, देखो ये द्रव चल रहा है, द्रव के बाद एक पॉइंट आएगा, भाई इतना द्रव है, उसके बाद में ये कौन सी अवस्था में बन जाएगा? ठोस, है कि नहीं? इसमें भी वही पॉइंट आएगा। पर देखो आपको ये बात पता है, जैसे यहाँ क्वथनांक बढ़ रहा था तो यहाँ हिमांक कम होगा, तो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद में ही मिलेगा इधर। इधर क्वथनांक बढ़ रहा था तो इधर कम होगा ना भाई, इसका क्या लिखूंगा मैं? TF नोट विलायक के लिए, तो इसके बाद में इधर ही आऊंगा कोई पॉइंट लेके, ये विलियन TF, समझ गए होंगे ना? ठीक है, कमी होगी। अच्छा, तो इसको क्या करते हैं अपन, मैं ये कह रहा था कि इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से हटाकर इस पॉइंट को ऐसे मेंशन करते हैं कि इसके बाद में लगातार ये कंटिन्यूसली इसमें चेंजिंग आ रही है, जो क्या हो रहा है? ठोस अवस्था को दिखा रहा है। कौन सी अवस्था को दिखा रहा है? ठोस। इस पॉइंट से इधर के यहाँ तक द्रव है, आगे गैस है, इसके बाद वाला ठोस। इस पॉइंट से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या बेटा? द्रव है, यहाँ तक, है ना। इसके बाद वाला कौन सा है? अरे इसको क्या हो गया? इसके बाद सारा गैस है, और इसके इधर का सारा क्या है? ठोस। तो ये पूरा पॉइंट इधर का सब ठोस में कवर हो जाता है, बस यही है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है ना। ठीक है, ये भी इसलिए बना दिया ताकि याद रहेगा भाई क्या दिक्कत है ना, दोनों मिक्स में एक साथ ही बना लेना है अपन को। तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा TF बराबर क्या होगा? इसमें से TF नोट में से TF घटाएंगे, सही है ना। बाकी सब कुछ सेम है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। क्लियर है बात? तो दोबारा इसको बना दो, वही वैसे हेडिंग डाल के ना। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। बाकी 4th पॉइंट बच रहा है परासरण दाब, जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।